नमस्कार, मैं हूँ सुमेश शुक्ला। स्वराज एंटरटेनमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में हैं विशाल कुटियान जी, जिनको आपने बिग बॉस 15 में देखा है और टेलीविजन का जाना माना नाम है। जी हाँ, चलो हम आपको उनसे मिलवाते हैं। विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। विशाल जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप बिग बॉस 15 में आए, उससे पहले कोरोना आ गया था जिसने दुनिया में उथल पुथल मचा दिया था। आफ्टर दैट ऐसे कई एक्टर्स थे जो उस टाइम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे थे और काफी सक्सेस भी हुए थे। तो आपको कभी ऐसा मौका नहीं आया, आपको वेब सीरीज ऑफर नहीं हुई? अ, जो ओटीटी आपने कोविड के वक्त देखा, वो ओटीटी कोविड से पहले शूट हुआ है। कोविड के दौरान शूटिंग बंद थी। किसी भी एक्टर ने कुछ खास काम नहीं किया है। इनफैक्ट जो ओटीटी की आप बात कर रहे हैं इस वक्त, शायद 5 साल लग जाते उसे इंडिया में ग्रो करते हुए, अगर साधारण समय होता, सब कुछ नॉर्मल होता। लेकिन कोविड से सिर्फ एक ही चीज का फायदा हुआ है कि ओटीटी जो 5 साल बाद इतना ग्रो करने वाला था, वो 2 साल में कर गए। आई एम नॉट सेइंग दैट ओटीटी इतना ग्रो नहीं करता। ओटीटी इज द नेक्स्ट स्टेप टू एंटरटेनमेंट। लेकिन जो 5 साल में होना था, वो क्योंकि लोग घर में थे, क्योंकि टेलीविजन पे कंटेंट नहीं था, टेलीविजन शूटिंग बंद थी, डेली सोप्स आ नहीं रहे थे, तो पीपल स्विच्ड ऑन टू ओटीटी। एंड ओटीटी पे जो कंटेंट, जिसे मैंने कहा, जो देख रहे थे आप लोग, वो ओटीटी कोविड के पहले शूट हुआ वाली चीजें हैं, वो थोड़ी जल्दी जल्दी आ गई, क्योंकि लोग इतना ग्रैब कर रहे थे कंटेंट, तो वो थोड़ा जल्दी आ गया। जहां तक मेरी बात रही, मैं कोविड से पहले आखिरी दिन तक, जब तक लॉकडाउन नहीं हुआ, मैं शूट कर रहा था। मैं अपना शो अकबर बीरबल कर रहा था स्टार भारत पे। इनफैक्ट कोविड जैसे ही खत्म हो गया, वैसे ही मेरा शो फिर से शुरू हुआ, अकबर बीरबल। उसके बाद मैं बिग बॉस में चला गया। तो ओटीटी की जहां बात रही, अब मुझे मौका मिल रहा है ओटीटी पे कुछ करने का। अब मैं ओटीटी पे आऊंगा। तो कुल मिलाकर यही था कि ओटीटी इतना बड़ा नहीं था। कोविड के पहले हम सब टेलीविजन कर रहे थे। कोविड में जो कंटेंट आपने देखा, वो कोविड के पहले शूट हुआ है। कोविड के बाद बिग बॉस हुआ। अब मैं बाहर हूँ, अब काफी काम करूंगा। मौका मिला तो, और अच्छे ऑफर आ रहे हैं ओटीटी के लिए, बिकॉज ओटीटी नाउ इज बिकम। आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसे बहुत से टैलेंटेड एक्टर्स हैं जिनको बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा है, बट ओटीटी इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म वेयर हम हम अपना एक टैलेंट दिखा सकते हैं और मिल भी रहा है। ओटीटी ऑफ कोर्स इज अ बिग प्लेटफॉर्म, इज एन इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर बहुत सारे, क्योंकि ओटीटी पे कंटेंट इतना ज्यादा है कि उतने ज्यादा मौके मिलेंगे लोगों को, अच्छे एक्टर्स को और मौके मिलेंगे। पर मुझे लग रहा है ना कि अब कहीं कहीं फिल्मों में भी मौके मिलने ज्यादा शुरू हो गए, क्योंकि वो स्टार ड्रिवन जो था, वो अमिताभ सर का वक्त, राजेश खन्ना सर का वक्त, लास्ट, आई थिंक द लास्ट सुपरस्टार आई थिंक वुड बी शाहरुख खान सर। सलमान सर तो अपने आप में ही एक अलग है, उनके लिए तो कोई ऐसे टर्म बना ही नहीं है। उसके अलावा मुझे लगता है अब वो स्टार ड्रिवन फिल्म्स का दौर खत्म हो चुका है। अब कंटेंट ड्रिवन, बिकॉज प्रॉब्लम दिस इज बिकॉज ऑफ ओटीटी, कि ओटीटी देखकर लोगों को 2 साल में इतनी आदत हो गई है कि उन्हें कंटेंट समझ में आने लग गया है। वो कंटेंट के पीछे जाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो आज आयुष्मान खुराना हो, राजकुमार राव हो, there are a lot of actors who are doing very well in films because people are watching content driven films. आज कार्तिक आर्यन ऑल्सो इज डूइंग वेरी गुड, क्योंकि कंटेंट अच्छा हो तो लोग देखेंगे, कंटेंट अच्छा ना हो तो लोग नहीं देखेंगे। इट्स वेरी, इससे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल शमशेरा है। ऑल स्टार्स एंड द फिल्म डिडंट इवन गेट एन ओपनिंग। सो content started working because of OTT, because people started understanding content because of OTT. तो ऐसा तो आज नहीं है मौका हर जगह है। ऐसा तो नहीं कि ऑडियंस दे वांट समथिंग चेंज, कि जैसे हम एक नेपोटिज्म का मुद्दा जो चल रहा था कि आपके उनके एक्टर्स के या फिल्म मेकर्स के बच्चे आ रहे हैं। बट कार्तिक आर्यन की मैं बात करूं, भूल भुलैया की, कि ऑडियंस ये चाहती है कि कोई नए एक्टर्स उनको चांस दे जो कि फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा? सुमित, ऑडियंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑडियंस को सिर्फ अच्छे एक्टर चाहिए। वो किसके बच्चे हैं, क्या कर रहे, ऑडियंस ऋतिक रोशन की फिल्म देखने जाती है। तो ऑडियंस को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप किसके बच्चे हो, क्या हो। ऑडियंस टिकट खरीदती है, थिएटर में पिक्चर देखने जाती है। अगर अच्छी फिल्म हो तो वो कार्तिक आर्यन की हो, वो रणवीर सिंह की हो, रणबीर कपूर की हो, तो वो देखेगी। अगर अच्छी फिल्म नहीं हो, तो रणबीर कपूर की हो तो भी नहीं देखेगी। सो इट इज नॉट अबाउट who the actor is in the film. And nepotism की जहां तक बात की जाए, nepotism यहाँ है और हमेशा से रहेगा। एंड उसे नकारा नहीं जा सकता।
मुझे लगता है नेपोटिज्म से एक ही फर्क पड़ता है कि उन लोगों को मौके ज्यादा मिल जाते हैं। क्या है कि आपको पता होता है आप किसी स्टार के बच्चे हो तो आपको लॉन्च मिल जाएगा, आपको पता है कि आपकी फिल्म जरूर बनेगी, आपको ये भी पता है कि आपका अगर एक फिल्म फ्लॉप हो गया तो 2-3 मौके आपको मिलेंगे। नॉर्मल एक्टर्स के साथ ऐसा नहीं होता। नॉर्मल एक्टर्स पहले स्ट्रगल करते हैं उस एक ब्रेक के लिए, फिर उस एक ब्रेक में अगर वो नहीं चले तो फिर वो निकाल के बाहर फेंक दिए जाते हैं। So yes, this is the difference nepotism makes. Nepotism gives more opportunities to star kids. They get more opportunities even if they don't do well in their first film. For a commoner, for a normal person, that's not the case. But things are changing. Content driven films are coming up. So nepotism रहेगा लेकिन इतना effective नहीं रहेगा in coming times because people have started watching content. बुरा बहुत लगता है एज एन एक्टर कि यार उससे बेटर तो मैं कर सकता हूँ, जस्ट बिकॉज इज अ स्टार किड उसको ज्यादा मौके मिल रहे हैं। बहुत बुरा लगता है हम लोगों को, लेकिन क्या करें। मतलब पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते, वही वाली बात है। सो वी विल फाइट इट आउट, वी विल ग्रो एंड नॉर्मल रणवीर सिंह है, कार्तिक आर्यन है, सुशांत वाज देयर, there are so many actors, Ayushmann Khurrana is there, we are all coming up and we will, Rajkumar Rao, so many, Ganesh Devaya, so we are all coming up and we'll all do good work. हालांकि एक एक्टर है, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, हालांकि एक इशारा काफी होता है कि हम न्यूडिटी करके कहीं ना कहीं एक हमारा एक रास्ता तो नहीं है, सुर्खियां बटोरने का तरीका तो नहीं है कि हम ऐसी हरकतें करेंगे, हम न्यूड पिक्चर्स अपनी अगर रिलीज करेंगे तो हम हमें फिल्म्स मिलेंगी, ऐसा कुछ। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? आप नाम क्यों नहीं लेना चाहते? आप रणवीर सिंह के बारे में बात कर रहे हो तो नाम किस मैंने बात का किसी का डर है? नाम नाम नहीं लेके लिया, बात करते हैं। मैंने किसी का नाम मैं नहीं नाम लिया। लेता हूँ। देखिए मैं नाम ले रहा हूँ, मैं रणवीर सिंह का बहुत बड़ा फैन हूँ, फैन क्या एसी हूँ। मुझे नहीं लगता कि रणवीर सिंह के लेवल पे, स्पेशली अगर ये किसी न्यू कमर ने किया होता तो मुझे लगता कि शायद थोड़ी पब्लिसिटी के लिए कर रहा है, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं। पब्लिसिटी अगर ले सकते हो किसी चीज से और आप बुरे नहीं लग रहे हो, किसी को ऑफेंड नहीं कर रहे हो, किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रहे हो, तो लीगली आप ठीक हो, तो पब्लिसिटी लेने में क्या फर्क है। लेकिन रणवीर सिंह की बात जहां तक है, मुझे नहीं लगता कि रणवीर सर को इस तरह की पब्लिसिटी की जरूरत है। उनकी कला बोलती है। उनसे ज्यादा वर्सेटाइल एक्टर मुझे एक एक्टर बता दीजिए जो खिलजी भी कर सकता है, जो बाजीराव भी कर सकता है, जो कपिल देव भी कर सकता है। आई डोंट हैव नॉट सीन दिस वर्सिटैलिटी इन एनी एक्टर, लेट मी टेल यू, हु हैज डन ऑल ऑफ दिस। तो और सेकेंडली बहुत अच्छी बात यह है कि लड़के ही क्यों हमेशा आंख सेके, लड़कियों को भी तो आंख सेकने का मौका, जैसे विद्या बालन जी ने सही कहा है कि रणवीर सिंह को देखकर हम लड़कियों भी आंख सेकने का मौका मिले यार। और अगर बॉडी अच्छी हो तो फिर यार यू डू वट एवर एज लॉन्ग एज इट्स नॉट वल्गर। देयर इज अ ये वेरी थिन बताइए लाइन इन। कि ये पहले तो एक्ट्रेस करती थी ये काम, पर एक्टर ऐसा कर रहे हैं क्यों? पर क्यों नहीं करें यार, जब हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि लड़कियां सब कुछ, लड़कियां वो हर काम कर सकती हैं जो लड़के नहीं कर सकते। तो यहाँ उन्होंने प्रूव किया कि लड़के भी वो हर काम कर सकते हैं जो लड़कियां कर सकती हैं यार। सो इट इज इक्वल, इट इज जेंडर लड़के भी इक्वालिटी। लड़कियों से कम कोई नहीं, लड़का, लड़की भी हाँ लड़कियों से हाँ, कम कोई लड़का कोई लड़की नहीं, लड़के भी लड़कियों से कम नहीं। एंड उनकी बॉडी बहुत अच्छी है, मुझे तो पिक्चर्स देखकर बहुत अच्छा लगा। एंड मैं भी ऐसे ही कुछ पोस्ट, मैंने बहुत पहले एक ऐसे कुछ पोस्ट किया था, मैं अभी उसको रिपोस्ट करने वाला हूँ। आपका ये फोन रखने के बाद आप चेक कीजिएगा। सो एनीथिंग दैट इज नाइस, एनीथिंग दैट इज सेक्सी, एनीथिंग दैट इज नॉट वल्गर इज ऑलवेज गुड। एंड लड़कियों को आंख सेकने का मौका मिलना चाहिए। आपको क्या लगता अब आपके हम संघर्ष की बात करते हैं कि आपने काफी लाइफ में संघर्ष किया है। ऐसी क्या चीज थी जो आपको एक हिम्मत देती रही और आपको फिल्मी टेलीविजन इंडस्ट्री में ले गई? है? एक्चुअली ना, टेलीविजन, मैंने टेलीविजन या मैंने एक्टिंग को कभी चूज नहीं किया। एक्टिंग ने और टेलीविजन ने और फिल्मों ने और थिएटर ने मुझे चूज किया। मैं मुंबई की गलियों का एक नॉर्मल लड़का था जिसकी जद्दोजहद होती थी कि आज दोपहर का खाना कैसे मिलेगा और रात का खाना कैसे मिलेगा। मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। मैंने बिग बॉस में भी ये कहा, बहुत लोगों को ये लगा कि मैं सिंपैथी लेने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन सिंपैथी लेने के लिए अगर कहता तो ये नहीं कहता कि मेरे पास मर्सिडीज है और मुंबई में 4 घर है। मैं ये इसलिए कहना चाहता था कि लोगों को समझ में आए कि गरीब पैदा होना आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन गरीब मरना आपके हाथ में होता है। तो अपने आप को काबिल बनाइए और गरीबी से दूर हटिए, पढ़िए लिखिए। तो मेरा संघर्ष तो बचपन से ही रहा है। मैंने हर चीज के लिए संघर्ष किया है। मेरे लिए संघर्ष दाल रोटी और मैं एक होटल में काम करता था बचपन में, और होटल में फड़का मारता था।
वो इसलिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे वहां पर 2 वक्त का खाना मिल जाता था। मुझे होटल में फ्री दोपहर का खाना और रात का खाना मिल जाता था। मैंने घर पे अपनी माँ को जब वो राइस बनाती थी, चावल का पानी पीकर हमें राइस देते हुए देखा है, क्योंकि उतना चावल नहीं बनता था घर में। तो बड़े संघर्षों के साथ मैं पला बड़ा हूँ, लेकिन मेरे मम्मी डैडी ने मुझे बहुत अच्छे स्कूल में डाला। उन्होंने पढ़ाई लिखाई से कभी समझौता नहीं किया। घर पे खाने को नहीं था, लेकिन स्कूल की फीस पता नहीं कैसे वो एडजस्ट करते थे। मैंने बिग बॉस के स्टेज पर बताया कि मैंने सलमान सर की फिल्मों की टिकट ब्लैक की है, वीर गति, बहुत सारे। मैंने जो जीता और सिकंदर की टिकट ब्लैक की है। जो जीता और सिकंदर शायद मैं 40 बार देख चुका हूँ, क्योंकि टिकट ब्लैक करता था, फिर अंदर थिएटर में जाकर बैठा था फ्री में। सो संघर्ष रहा है, पढ़ाई लिखाई की, पढ़ाई का पीछा कभी नहीं छोड़ा। एक्टिंग बाय चांस हुआ, कॉलेज में जब गया तब बैक स्टेज करता था। थिएटर से बड़ा लगाव था मुझे, बड़ा बड़ा मजा आता था। अमिताभ बच्चन सर इज ऑलवेज बीन माय इंस्पिरेशन, माय आइडल। तो अमिताभ बच्चन सर को जब देखता था पर्दे पे तो लगता था कि यार मुझे भी ऐसे कुछ करना चाहिए बस। लेकिन ऐसा होता है ना कि इंडिया में कि माली का बेटा माली, वॉचमैन का बेटा वॉचमैन। तो मैं एक गराज वाले का बेटा था, तो मैं जहां भी जाता था लोग मुझे बोलते थे तू गराज वाले का बेटा, तू क्या हीरो बनने के सपने देखता है? सपने ऐसे देख जो तेरे हकीकत से मेल खाए। मैंने अपने हकीकत को बदल दिया सपनों से मेल खाने के लिए। तो तो मैं ऐसे ही पला बड़ा। मैं एक फ्रेंड के साथ ऑडिशन में गया था, उसका ऑडिशन था, मेरा नहीं था, मैं कॉलेज में था। वहां पर वो सीन्स करने से डर रहा था। तो मैं तो थिएटर से था, मैं थिएटर कर रहा था थोड़ा बहुत। तो मैं टॉयलेट में ले जाकर उसे वो सीन करके दिखा रहा था कि देख ऐसे कर तो अच्छा लगेगा। टॉयलेट में लोग आ रहे थे जा रहे थे, मुझे नहीं पता। जब वो ऑडिशन खत्म हुआ उसका, वो उसने बहुत बुरा किया। हम दोनों बाहर निकल ही रहे थे, उतने में मुझे पीछे से प्रोडक्शन वाले ने बुलाया और बोला कि सर आपका ऑडिशन लेना चाहते। मैंने बोला यार मैं ऑडिशन के लिए आया नहीं हूँ। तो बोले नहीं नहीं आप अपना ऑडिशन दो। तो मैं अंदर गया, तब वो डायरेक्टर असीम सामंता जी थे, शक्ति सामंता जी के बेटे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने तेरे को देखा एक्टिंग करते हुए, जब तू टॉयलेट में कर रहा था मैं पीछे से सुसु करने आया था और मैं निकला वहां से। तो तू जो टॉयलेट में कर रहा था वही कैमरा के सामने एक बार करके दिखा। तो मैंने बोला सर सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं तो सिर्फ सिखा रहा था। बोला नहीं नहीं तू बहुत अच्छा कर रहा था, एक बार तू कैमरा के सामने वो करके दिखा। मैंने सिर्फ वो किया ऑडिशन, और आप यकीन नहीं मानोगे उन दिनों मोबाइल फोन जस्ट आए थे, तो हमारे घर पे तो फोन भी नहीं था। वो बाजू वाले के फोन पर फोन उनका 6 बार आ चुका था। और वो मेरा जो पड़ोसी था किराने वाला, वो इनकमिंग कॉल के भी 1 रुपए लेता था, मगर अगर आपका फोन उसके यहाँ पर आए तो उसके भी 1 रुपए आपको देने पड़ते थे। तो मेरे डैडी ऑलरेडी 6 रुपए दे चुके थे। और मेरे डैडी बोल रहे थे कहाँ से तेरे को इतने फोन आ रहे हैं, जाकर देख। और मैंने फिर एक फोन, उन्होंने नंबर छोड़ा था तो मैंने वहां फोन किया। उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज आइए कल आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए। और बस इसी तरह से आई वॉज डूइंग अ शो। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे तो टेलीविजन में काम करने के और सीखने के पैसे दिए गए। तो मुझे उन्होंने सिखाया भी और पैसे भी दिए। और फिर इंटेलिजेंट तो मैं था ही, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। मैं सीखता गया और आज भी सीख रहा हूँ, हर चीज से सीख रहा हूँ। संघर्ष तो अभी भी जारी है। हाँ कामयाबी बहुत ज्यादा मिल गई है। और मैं लोगों को यही कहता हूँ कि मैं जिंदगी में हमेशा ना काबिल बनने के पीछे दौड़ा हूँ। और 3 इडियट्स की बहुत अच्छी लाइन है कि काबिल बनो कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। तो काबिल बनता रहा और कामयाबी आती रही। कामयाबी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आज है कल नहीं है, काबिल बनना नहीं छोड़ूंगा। विशाल जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सभी दर्शकों के लिए। ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से, आप इतना प्यार दे रहे हो, मुझे इतने प्यार की उम्मीद नहीं है। जब हमारा तक सौभाग्य, हूँ हमारा सौभाग्य, एंटरटेन करता रहूंगा ना। हाँ जी। हमारा सौभाग्य। अरे सौभाग्य मेरा है, जब तक हूँ आप सबको एंटरटेन करता रहूंगा। लव यू ऑल। बोल बा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नई शख्सियत के साथ।